रुद्रपुर में नववर्ष के अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अजय भट्ट ने विधानसभा क्षेत्र में करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण यहां पर किया है। शिलान्यास कर उन्हें जनता को समर्पित सांसद ने किया है। विधायक शिव अरोरा के प्रयासों से क्षेत्र में सड़कों का निर्माण, इंटरलॉकिंग मार्ग, सीसी रोड, वाइट टॉपिंग रोड, मंदिर सौंदर्यीकरण और सामुदायिक भवन सहित कई विकास कार्य पूरे किए गए हैं। और इस मौके पर सांसद अजय भट्ट ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में रुद्रपुर का निरंतर विकास हो रहा है और रिंग रोड, मेडिकल कॉलेज, कामकाजी महिलाओं के छात्रावास तथा कक्षा में प्रस्तावित सैटेलाइट एम्स जैसे प्रोजेक्ट क्षेत्र को नई दिशा देंगे। विधायक शिव अरोरा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सांसद अजय भट्ट की विकासशील सोच के कारण रुद्रपुर में आधारभूत सुविधाएं मजबूत हुई है और आने वाले समय में जाम मुक्त रुद्रपुर के लिए सड़क चौड़ीकरण और बाईपास निर्माण जैसे कार्यों को और गति दी जाएगी। वहीं महापौर विकास शर्मा ने इन विकास कार्यों को टीम वर्क का परिणाम बताया है। तो रुद्रपुर से खबर है जहां सांसद अजय भट्ट ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया है, उद्घाटन किया है। रुद्रपुर में 10 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण यहां पर किया गया है। सांसद अजय भट्ट ने शिलान्यास और उद्घाटन किया है। तो सांसद ने कहा कि डबल इंजन सरकार में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। तो सांसद के साथ इस दौरान महापौर विकास शर्मा मौजूद रहे। इसके अलावा कई अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। तो रुद्रपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं जहां सांसद अजय भट्ट ने रुद्रपुर में शिलान्यास उद्घाटन किया। 10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात जनता को यहां पर दी गई है। वहीं सांसद ने कहा कि डबल इंजन सरकार में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। दस करोड़ के 10 कार्यों का लोकार्पण आज हमारे विधायक, माननीय मेयर, सब लोग मिलकर अभी हम और भी लोकार्पण करने वाले हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ पर रुद्रपुर में और बड़ी संख्या में भविष्य में लोकार्पण होने हैं। जो हमको नगरीय क्षेत्र के लिए धन आवंटित हुआ है उसका भी लोकार्पण करने की तिथि अति शीघ्र मेयर साहब बताएंगे। हम सब लोग उसको मिलकर करने वाले हैं। विकास की नदियां बह रही हैं। केंद्र से मोदी जी ने पैसा देने में कोई कहीं से कमी नहीं छोड़ी है और मांग करने पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मांग करते हैं और हम लोग मुख्यमंत्री जी को बार बार यहाँ से कहते रहते हैं। तो एक चेन। और अब हरिद्वार से खबर है जहां शहर कोतवाली क्षेत्र में दुकानों में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर यहां काबू पाया गया है। करीब 4 दुकान इस पूरे हादसे में जलकर खाक हो गई है। नुकसान का आकलन लगातार किया जा रहा है और वहीं आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, पता नहीं चल पाया है। तो हरिद्वार से बड़ी खबर है जहां 4 दुकानें आग लगने से जलकर खाक हो गई है। दुकानों में आग लगी। दमकल को इसकी सूचना दी गई और सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां जो है मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर यहां काबू पाया जा सका। और इस पूरे हादसे में करीब 4 दुकान जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। नुकसान का लगातार आकलन किया जा रहा है और आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कितनी भीषण ये आग है और देखते देखते ये जो आग है उसने विकराल रूप यहाँ पर ले लिया। आग लगने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और 4 दुकानें इस हादसे में जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। तो दमकल को सूचना दी गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका है। और हालांकि अभी तक आग लगने के जो कारण है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। लगातार पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है और आग लगने के कारणों का लगातार पता लगाया जा रहा है।
हल्द्वानी स्थित चंदन हॉस्पिटल में इलाज के नाम पर अमानवीयता का मामला सामने आया है, जिसने निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहाड़ से आई एक महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मात्र 2 घंटे के भीतर उसकी मौत हो गई। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को करीब 80,000 रुपए का भारी भरकम बिल थमा दिया। परिजनों द्वारा पूरी रकम चुकाने में असमर्थता जताने पर अस्पताल प्रबंधन ने शव सौंपने से यहां पर इनकार कर दिया, जिससे अस्पताल परिसर में तनाव की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिजन किसी तरह 57,000 रुपए का इंतजाम कर पाए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें शव नहीं दिया गया। मजबूर होकर परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही हल्द्वानी पुलिस मौके पर पहुंची और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए हस्तक्षेप किया। पुलिस की सख्ती के बाद अस्पताल प्रबंधन को शव परिजनों को सौंपना पड़ा। घटना के बाद निजी अस्पताल की भूमिका को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। तो हल्द्वानी से खबर है, जहां चंदन हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक अमानवीयता वाला मामला यहां पर सामने आया है। एक महिला को यहाँ इलाज करे भर्ती कराया गया और 2 घंटे के भीतर ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जो हॉस्पिटल प्रशासन है वो परिजनों को 80,000 का बिल थमा देते हैं, लेकिन जो परिजन है उनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वो पूरा बिल देने में असमर्थ रहते हैं। बताया जा रहा है कि परिवार की तरफ से 57,000 का इंतजाम किया गया, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने इसके बावजूद शव सौंपने से मना कर दिया। इसके बाद पीड़ित परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, हस्तक्षेप किया। उसके बाद अस्पताल प्रशासन ने परिजनों को महिला का शव दिया। कल रात को एक बहुत ही मतलब विध्रावक और निर्ममता और अमानवीय कृत्य जो है मेरे सामने आया। हमें रात को पीड़ित पक्ष के रिश्तेदारों ने बोला कि हमारा रिश्तेदार है, अल्मोड़ा से आए थे, वो एक पहाड़ी महिला है सीमा नाम का, उनका ऑलरेडी तबीयत खराब था और रेफ़र होके नीचे आए थे सुशीला तिवारी में। उनका जो है रेफ़र के बाद जो है वो चंदन हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। मात्र 2 घंटे का इलाज चला, मात्र 2 घंटे का इलाज चला के तो 2 घंटे के बाद इनको मृत घोषित कर दिया गया था। और उसके बाद उस पेशेंट को और उस पेशेंट के जो अटेंडर्स को इतना टॉर्चर किया गया रहा था। 80,000 रुपये का बिल बनाया मात्र 2 घंटे में। मात्र 2 घंटे में इमरजेंसी में इलाज देकर उनको 80,000 रुपये का बिल पकड़ाया और बेसिकली बिल का डिमांड किया। और उन्होंने बड़े मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के इधर उधर रिश्तेदारों से जो है मांग के 50,000 प्लस 55,000 समथिंग उन्होंने 57,000 भी पेमेंट किया। इसके बाद भी बहुत ही निर्ममता से अमानवीय तरीके से बात करके उनको डरा के धमका के बॉडी को बंद करके उनको एक्सटॉर्शन किया जा रहा था कि अगर तुम पैसे नहीं देते हो बॉडी हम। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सतेंद्र कुमार अपना घर छोड़कर अपने क्षेत्र की 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब यह धरना सोमवार से 3 महीने के लिए स्थगित किया जाएगा। वहीं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सतेंद्र कुमार ने बताया कि बीते 2 वर्षों से हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। हमारी मांग है कि क्षेत्र में पुलिस चौकी और सामुदायिक उप केंद्र और 60 वर्षों से निवास कर रहे ग्रामीणों को भूमिधरी अधिकार यहां पर दिया जाए। इन 3 मांगों को लेकर हम धरने पर हैं। उन्होंने कहा कि तहसील में प्रशासन से लंबी वार्ता के बाद हमारे क्षेत्र लोका गोठा में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी और सप्ताह में 2 दिन सरकारी डॉक्टर गोठा के बारात घर में बैठेंगे, जिससे ग्रामीणों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि तहसीलदार ने लिखित आश्वासन दिया है, अगर 3 महीने में डॉक्टर और पुलिस चौकी की परमानेंट व्यवस्था नहीं की गई और भूमिधरी अधिकार पर विचार नहीं किया गया तो 3 महीने के बाद अनिश्चितकालीन धरना फिर से शुरू किया जाएगा। तो उत्तराखंड से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सतेंद्र कुमार धरने पर बैठे थे। 2 साल बाद धरना स्थगित हुआ है। 3 महीने के लिए ये स्थगित किया गया है धरने को। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे सतेंद्र कुमार। 4 घंटे की वार्ता जो चली है, 4 घंटे की जो लंबी वार्ता जो चली है, उस लंबी वार्ता में ये डिसीजन हमारा निकल के आया है कि ये 2 मांगों पर हमने कहा भाई कम से कम हमारी 2 मांगे आप दे दो, जिस आधार पर हम घर वापसी कर लें। लंबा समय हो गया, तो उस पर इन्होंने पुलिस चौकी के लिए तुरंत वहाँ कोतवाल साहब भी उपस्थित थे, प्रशासन पुलिस का, और डीएम कार्यालय में बाकी प्रशासन उपस्थित था। उन्होंने ये डिसीजन दिया है कि हॉस्पिटल के लिए हम 2 डॉक्टर की नियुक्ति
ये जो लेटर हमें प्राप्त हुआ है, 2 डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी गई है। सप्ताह में 2-3 डॉक्टर वहाँ बैठेंगे और हमारे लोगों को चेकअप और जो भी उपचार की व्यवस्था होगी वहाँ सुनिश्चित करेंगे। दूसरा जो है पुलिस की परमानेंट वहाँ व्यवस्था रहेगी। पुलिस की जो भी ड्यूटी जहाँ निर्धारित जगह हम जो देंगे उस जगह पर पुलिस बराबर गश्त करेगी, वहाँ बैठेगी और वहाँ बराबर ड्यूटी देगी। इस बातों पे सहमति हमारी बनी है और ये लेटर हमको आदेश का ये लेटर प्राप्त हो गया है। लेकिन और अब रुड़की से खबर है, जहां मंगलोर कोतवाली क्षेत्र में शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां मोहम्मदपुर झाल के पास तेज रफ्तार एक कार अनियंत्रित होकर गंग नहर में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार मेरठ में कुराली गांव निवासी 2 युवक सौरभ और पुनित की गंग नहर में डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन की मदद से कार को नहर से बाहर निकाला गया और साथ ही दोनों युवकों के शव भी बरामद किए गए। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल भेजा गया। बताया गया कि दोनों युवक हरिद्वार से मेरठ की ओर जा रहे थे और तभी यह भीषण हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन भी सिविल अस्पताल पहुंच गए, जहां दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि गंग नहर में कार गिरने से 2 युवकों की मौत हुई है और मामले की जांच लगातार की जा रही है। तो रुड़की से खबर है, जहां तेज रफ्तार एक कार अनियंत्रित होकर पानी में डूब गई। कल एक जो हमारी नहर पटरी है, इसमें कल ये रुड़की की तरफ से 2 कार सवार थे जो मंगलौर की तरफ जा रहे थे और शायद उनको मेरठ की तरफ जाना था, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी मेरठ बेस्ड है। तो वो उनकी गाड़ी कहीं आगे झाल के आसपास अनियंत्रित होकर के रोड से नीचे नहर में गिर गई है। तो जो घटनाक्रम हमें प्राप्त हुआ और बॉडी दोनों कार के अंदर से रिकवर हुई है, एक दुखद घटना है। परिजनों को सूचना देने के बाद जो आगे लीगल कार्रवाई है वो की जाए। सर, दोनों की डेथ हो गई है सर? दोनों की। विकासनगर में लगातार शिकायतों के बाद प्रशासन ने अवैध प्लांटिंग पर एक बड़ा फिर सख्त कार्रवाई की है। एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार के नेतृत्व में तहसीलदार, प्रशासन और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीम शिमला बाईपास रोड पर कई अवैध प्लॉटों को ध्वस्त करने के लिए पहुंची। सबसे पहले टीम हिंदूवाला गांव में गई, जहां लगभग 50 बीघा भूमि पर अवैध प्लांटिंग की जा रही थी, जिसे बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद संभावाला गांव में टीम ने बरसाती नाले को बंद बनाए रखने रास्ते को जेसीबी की मदद से यहां पर खुलवाया गया। प्रशासन ने नाले को बंद करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं आधे दर्जन से ज्यादा अन्य प्लॉटों की जांच के बाद जो अवैध पाए गए उनके खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के माध्यम से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। तो विकासनगर से खबर है, जहां अवैध प्लांटिंग पर प्रशासन का बुलडोजर अभियान लगातार जारी है। विकासनगर में प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। हिंदूवाला गांव में 50 बीघा भूमि पर अवैध प्लांटिंग को यहां पर ध्वस्त किया गया है। अवैध प्लांटिंग पर प्रशासन का बुलडोजर अभियान विकासनगर में लगातार चलाया जा रहा है। और आप देहरादून से खबर है, जहां एनएसयूआई ने प्रदेश में घटित विभिन्न मुद्दों को लेकर पैदल मार्च निकालते हुए जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया है। यह प्रदर्शन एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी की अध्यक्षता में किया गया है, जिसमें विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। विकास नेगी ने बताया कि हाल ही में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की निर्मम हत्या के मामले में अब तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जो प्रशासन की बड़ी विफलता है। एनएसयूआई ने इस मामले में शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं अंकिता भंडारी प्रकरण में वीआईपी का नाम उजागर न किए जाने को लेकर भी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा गया है। इसके अलावा प्रदेश में संचालित निजी शैक्षिक संस्थानों को लेकर भी एनएसयूआई ने सवाल उठाए हैं। तो देहरादून से खबर है, जहां एनएसयूआई का पैदल मार्च निकाला गया है। प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी की अध्यक्षता में प्रदर्शन यहां पर किया गया है। देखिए, जो हमारा आज ज्ञापन देने का मुख्य जो 3 मांगे हैं, उसमें सबसे पहली मांग है वो जो आपने सुना होगा कि त्रिपुरा के छात्र की यहाँ पे एक मौत हो जाती है, उसके बाद अभी तक सरकार द्वारा उसकी और पुलिस द्वारा अभी तक उस
मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है, जो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पे भी सवाल उठाते हैं। कहीं ना कहीं उनके कार्य करने की शैली है उस पर भी सवाल उठते हैं कि अभी तक मुख्य आरोपी की अरेस्टिंग नहीं हो पाई है। इसी के साथ जो दूसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा प्रदेश में और देश में चल रहा है वो अंकिता भंडारी को लेकर चल रहा है। आपने देखा होगा कैसे अभी ऑडियो के माध्यम से और तमाम चीज़ों के माध्यम से खबरें आ रही हैं कि भाई वीआईपी कौन है, वीआईपी का नाम क्या है, वीआईपी कौन है। इस पे भाजपा के दूषण गौतम जी का नाम। और अब उत्तराखंड के देहरादून से खबर है, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए बजट की मांग उठाई है। पीएम RKVVI और कृषि उन्नति योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। देहरादून से VC के माध्यम से बैठक में गणेश जोशी शामिल हुए। फसलों की घेरबाड़ के लिए 200 करोड़ रुपए वार्षिक बजट का प्रस्ताव यहां पर रखा गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 90 करोड़ देने पर सहमति जताई है। जल्द धनराशि जारी करने का केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन भी यहां पर दिया है। नमामि गंगे अभियान और PM RKVIE की शेष राशि जारी करने का भी अनुरोध यहां पर किया गया है। तो देहरादून से खबर है, जहां 200 करोड़ वार्षिक बजट का प्रस्ताव यहां पर रखा गया है। केंद्रीय मंत्री ने 90 करोड़ देने पर सहमति जताई है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने ये जो अहम मांग है वो उठाई है। जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा पर मांग की गई है और गणेश जोशी ने 200 करोड़ वार्षिक बजट की मांग यहां पर उठाई है।